नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि पिछला लेक्चर थोड़ा सा स्टक हो गया था। वहाँ हम लोग ब्रिक्स की चर्चा कर रहे थे, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं अभी। उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ अपने ब्रिक्स की चर्चा कर रहे थे, तभी वीडियो स्टक हो गया था। तो उसी जो लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी पॉइंट से यहाँ पर देखेंगे। तो ब्रिक्स क्या है दोस्तों? ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी सभी जानते हैं। लेकिन जो ये सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये 5 कंट्रियों का एक संगठन था। इसमें कि आपको ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो उसी को मिलाकर एक ब्रिक्स आपको बना था। इसका जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुआ था 16 ब्रिक्स समिट, ये कहाँ हुआ था? कजान, रसिया में हुआ था। एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया था डायरेक्ट। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपको बनता है कि पूछा जाएगा 16 ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था। तो कजान, रसिया में हुआ था। अगर यहाँ पर देखें इसका जेनेसिस के बारे में बात करें, तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील 2001 में इसका टर्म को क्वाइन किया गया था। किसके द्वारा? जिम ओ, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। ब्रिक्स फॉर्मेलाइज हुआ था एट द G8 आउटरीच समिट 2006 में। फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था रसिया में 2009 में। इसके जो मेंबर्स देखे तो ओरिजिनल 5 ही मेंबर थे: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन किया, मतलब 2010 में। न्यू मेंबर्स देखे तो अभी जानते हैं ब्रिक्स का मेंबरशिप आपको बढ़ गया है, 11 मेंबर हो गया अभी। तो अभी देखेंगे तो जैसे 5 मेंबर, तो इजिप्ट एक हो गया, एक इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया और इंडोनेशिया हो गया। बाकी सऊदी अरब भी था लेकिन दोस्तों, लेकिन उसने अभी मंजूरी अभी तक नहीं दिया। तो आपको 10 ही मेंबर को यहाँ पर याद करना है। कभी इसके 10 में 5 यहाँ से हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ से हो गए। तो कौन है? इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है और हमारे इंडोनेशिया जो भी लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं, और कौन सा है? ईरान है। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। फिर अगर देखें तो इंडोनेशिया हैज बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। तो यही पूछा जा सकता है आपके, सऊदी अरेबिया स्टिल हैड नॉट मेड फॉर्मल डिसीजन। मतलब ये अभी तक, मतलब 2025 तो आ गया, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया ने पूरा कंफर्म नहीं किया है कि हाँ हम भी इसके मेंबर रहेंगे। मतलब बोल पहले बताया गया था सऊदी अरेबिया थे, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया कि अभी हम मेंबर बनने के लिए, मतलब कि वो अभी बोल सकते हैं उन्होंने अपना मंजूरी नहीं दिया है। फिर अगर देखें ब्रिक्स को जो पार्टनर कंट्रीज है, बेलारस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया। तो ये सब पार्टनर कंट्रीज है, मतलब एक बोल सकते हो ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, इसको मेंबर के आप नहीं बोल सकते हैं। सेक्रेटेरिएट जो बोल सकते हैं, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट ऑफिस नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट हेड ऑफिस नहीं। अभी भी जहां भी होता था ये, तो क्या होता था, कभी रसिया में हो रहा था ये, मतलब जैसे आपको एक क्रोनोलॉजी के तरह चलता था। ब्रिक्स है तो रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राजील में होगा। तो इस तरह से ये पूरा आपको सर्कल साइकिल चलते रहता है। ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स की बात करें दोस्तों, तो ब्रिक्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं एग्रीमेंट्स आपको बनाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हो, जिसको एनडीबी आप बोल सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर याद रखना आपको संघाई, चाइना में। तो इसमें क्या किया, लोन दिया जाता है जो भी इसके मेंबर्स हैं। तो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिक्स हो गए और इमर्जिंग इकोनॉमीज हो गए, वहां पर आपको वोटिंग पावर इसमें सबको मिलता है, और वहाँ की इसमें लोन देने के लिए बैंक को बनाया गया है। जो कि देखिए 6 ब्रिक्स समिट जो फोर्टालिजा ब्राजील में हुआ था, उसमें इस चीज को फाउंड किया गया था। फिर अगला है कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ये भी क्या था, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट। यहाँ पर आपको लोन दिया जाता है जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, जैसे आईएमएफ देता था उसी तरह से ये। लेकिन ये ज्यादा एशियन कंट्रीज को, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज को ये सपोर्ट करती है। फिर ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज देखे तो यहाँ पर ग्रेन से क्या हो गया कि मतलब फेयर इक्विटेबल ट्रेडिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपको दिया जाता है ब्रिक्स कम्युनिटी के बीच में, कंट्री के बीच में। फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, ये भी आपको पार्टनरशिप को क्या करता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको बढ़ावा देता है। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, जिसको आप ब्रिक्स पे बोल सकते हैं, जैसे यूपीआई चल रहा है उसे ब्रिक्स पे है, जो कि मतलब कि जो जितने ब्रिक्स के मेंबर है उसके बीच में जो पेमेंट सिस्टम वो क्या हो, स्मूथ हो। जैसे स्विफ्ट कुछ होता है ना, उसी तरह से ये बॉडी आपको काम करे। तो ये सब ब्रिक्स का अपना क्या है, इनिशिएटिव है। अगला देखिए G20। अगला क्या हमारा G20, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें 20 मेंबर है, जो कि 19 मेंबर थे, एक यूनियन, यूरोपियन यूनियन था। तो अभी क्या हो गया कि ये मतलब कि एक और इसमें यूनियन जुड़ गया, वो है अफ्रीकन यूनियन। क्योंकि अफ्रीका में जानते हैं, अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं। तो आप कंट्री नहीं बोल सकते यूनियन। जैसे यूरोपियन यूनियन क्या है कि यूरोप पे क्या है, मतलब यूरोपियन यूनियन क्या हो गया, जितने भी यूरोपियन कंट्री, उसका एक संगठन को यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। उसमें आपको 50 ऊपर कंट्री मिलेगा। तो उस तरह से ये यूरोपियन यूनियन, उसी तरह से अफ्रीकन यूनियन, जो कि आपको 2023 में इंडिया में ज्वाइन किया गया। तो अगर देखें 18 जो दी समिट 20 समिट हुआ था यहाँ पर, अगर हम बात करें जो 18वां G20 समिट हुआ था, वो कहाँ हुआ था? रायो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील, आप इसको बोल सकते हैं, ब्राजील में हुआ था। इसका थीम क्या था? बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जैसे हमने इससे पहले देखा ना, उसका भी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट आपको नहीं था ब्रिक्स का। उसी तरह से इसका भी कोई हेडक्वार्टर या परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है।
जो मुख्यालय की बात करते हैं। फिर अगर G20 की बात करें तो 1999 में इसका फाउंडेशन रखा गया था, ये एशियन फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुआ था उसके बाद। फिर यहाँ पर देखिए फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, जो मतलब मेनली डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज को। लेकिन फिर इसको अपग्रेड किया गया, अपडेट किया गया, तो हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इसके मेन मेंबर हो गए 2007 में, जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद। फिर डिसीजन जो G20 मीटिंग्स में होता है ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता। आपको सब चीज़ ध्यान रखना है कि लीगली बाइंडिंग होता है या नहीं होता है। ये लीगली बाइंडिंग आपको नहीं होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर मेंबर्स की बात करें तो इसमें 19 कंट्रीज हैं, इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये 19 कंट्री दोस्तों याद होना चाहिए। ये छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पूछा जाता है, आपको लगा यार इतना कंट्री कैसे, नहीं। कभी कभी क्या होता है G20 और G7 का बोल देंगे इसमें से कॉमन मेंबर कंट्रीज कौन है, अब कंफ्यूज कर जाएगा। कभी यहाँ पे लेकर ब्रिक्स को इसमें डाल दिया जाएगा, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा सकता है। आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। जितना फालतू 10 नंबर याद रखते उससे अच्छा है कि इस कंट्री को नाम याद रखे, कोई काम भी दे देगा, एग्जाम भी निकल जाएगा, अच्छा आपका भविष्य भी बन जाएगा। तो 19 कंट्रीज कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है। दो चार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिख के याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए। जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 19 कंट्री है, प्लस यूरोपियन यूनियन है। और देखिए 2023 में अफ्रीकन यूनियन ने भी इसे ज्वाइन किया, जो कि इंडिया के द्वारा करवाया गया था। अफ्रीकन यूनियन को आप देखे थे उसमें कितना मतलब कि उसके लिए पूरा देश में वाहवाही भी हुआ था कि अफ्रीकन यूनियन को मौका दिया गया इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइनिंग के लिए। पर्पस देखें तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक। यहाँ देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबल इश्यूज को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर या किसी तरह का ग्लोबल इकोनॉमिक पावर को लेकर। तो ये सारे कंट्री का एक जगह होना, एक ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। एनुअल समिट होता है, हर एक साल इसका समिट होता है, जो कि एनुअली आपको लीडरशिप रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होता है। फिर प्रेसिडेंट इज सपोर्टेड बाय द ट्रॉयका, ट्रॉयका द्वारा प्रेसिडेंट सपोर्ट किया था प्रीवियस, करंट और इनकमिंग प्रेसिडेंसी। तो ये सब आपको यहाँ ट्रॉयका की तरह ये प्रेसिडेंट होता है कि कौन कंट्री में अगला बार इसका क्या होगा कि आपको मतलब कि मीटिंग होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा G20। उसी तरह से G4 नेशन भी बन गया है। तो G4 नेशन क्या है दोस्तों, ये भी हाल फिलहाल में बना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मीट फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G4 नेशंस इन न्यूयॉर्क। तो हमारे जो मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर्स सभी जानते हैं, जयशंकर जी मिनिस्टर है अभी, फॉरेन मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के। तो जो उन्होंने क्या किया, मीटिंग किया G4 नेशंस को न्यूयॉर्क में। तो ग्रुप रीअफर्म इट्स कमिटमेंट टू अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को कहा अर्जेंट रिफॉर्म करेंगे, टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशंस वहाँ पर भी होगा। टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशंस की बात करें तो G4 नेशंस क्या है, इसमें आपको ब्राजील है, जर्मनी है, इंडिया और जापान है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों G4 में इसमें कौन सा है, इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। तो ये 4 नेशंस लिए G4 बोला जाता है, ग्रुप ऑफ 4। जी का मतलब क्या हो गया, ग्रुप, ग्रुप ऑफ 4। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। प्लस अगर देखें तो इसका एम क्या होता है, सपोर्ट ईच अदर्स बिड्स फॉर परमानेंट यूएनएससी। मतलब ये मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं कि यूएनएससी जो यूएनएससी में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट, क्योंकि इंडिया जानते हैं नॉन परमानेंट मेंबर है, तो चाहते हैं किसी तरह से हमें परमानेंट मेंबर वहाँ पर मिल जाए। फिर ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ये इंक्रीज करते हैं यूएनएससी मेंबरशिप को 25 से 26 तक, 6 परमानेंट एंड 4-5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखिए क्वाड। क्वाड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि यूएस के द्वारा मेनली बनाया गया। इसमें भी 4 कंट्रीज है क्वाड में, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है। क्वाड में क्वाड्रिलेटरल में 4 होता ही है। तो वो 4 ग्रुप का मेंबर है, जिसमें कि कौन कौन से मेंबर है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और कौन सा है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ये 4 मेंबर है क्वाड का लेकर, एक इनफॉर्मल ग्रुप माना जाता है इसे। और ये क्या है, तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज पास्ड स्ट्रेंथन और स्ट्रेंथिंग द क्वाड एक्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड द इंडियन क्वाड, ये विलिंगटन अभी यूएस में हुआ था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अटेंड किया था मीटिंग को। तो क्वाड में क्या सबसे अच्छी बात है, अगर हम बात करें क्वाड को लेकर, तो थोड़ा सा अगर बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, एक प्लूरिलैटरल फ्रेमवर्क है जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में। टाइमलाइन देखिए 2004 में इसका ओरिजिन हुआ था फ्रॉम सुनामी रिलीफ इफर्ट्स, जो कि आपको उस समय आया था, 4 नेशंस को में सुनामी जो आया था। फिर फॉर्मलाइज बाय जापान के द्वारा फॉर्मलाइज किया गया। फर्स्ट क्वाड मीटिंग हुआ था एशियन रीजनल फोरम पर। फिर अगर 2017 में देखें तो फर्स्ट ऑफिशियल टॉक्स हुआ था फिलीपींस ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया समिट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करता है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये अपना मतलब एक दबदबा बनाना चाहता है, एक अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी देखेंगे तो चाइना का बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वर्चस्व होने लगा, चाइना का कंट्रोल ज़्यादा हो गया।
तो ये चाहते हैं किस तरह से चाइना को कंट्रोल करना, चाइना को बोल सकते हैं एक तरह से उस पर दबाव बनाना, तो इसलिए ये क्वाड मेंबर्स आपको बना है। तो ये इंडियन पैसिफिक ओशियन में पूरा तरीके से आपको एक बोल सकते हैं कि उस पर निगरानी रखना रहता है, इसलिए क्वाड मेंबर्स आपको यहाँ पर बना है, क्वाड ग्रुप बना है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी डायलॉग ये आपको ग्रुप है। अगला क्या हमारा कॉमनवेल्थ, अगला क्या हमारा दोस्तों कॉमनवेल्थ। तो आपको ध्यान रखना कॉमनवेल्थ के बारे में। तो ये कॉमनवेल्थ अगर देखें तो 2024 मार्क्स 175 ईयर्स ऑफ द मॉडर्न कॉमनवेल्थ कम्यूटिंग द लंदन डिक्लेरेशन 1949। तो आप जानते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय जो कॉमनवेल्थ हमने ज्वाइन किया था, तो बहुत सारे जो मतलब बोल सकते हैं कि मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, या किसी तरह से जो इंडिया के जो मेंबर्स थे, या बोल सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, वो मतलब बोल रहे थे कि हम लोग अगर आज़ाद हो गए तो हम लोग कॉमनवेल्थ में क्यों पार्टिसिपेट करें, क्यों हम उसका मेंबर बढ़े, क्योंकि हम लोग एक सॉवरन बॉडी है, को संप्रभुता बोल सकते हैं कि हम लोग अपना मतलब किसी तरह से कोई हम पर दबाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो डिसीजन लेंगे हम खुद अपने आप से ले रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम लोग क्यों मतलब किसी का अंदर में काम करे, डोमिनियन स्टेटस की तरह काम करे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम अपने मन से कॉमनवेल्थ गेम्स को ज्वाइन करें, जो कॉमनवेल्थ का जो मेंबर हम खुद ज्वाइन करें, क्योंकि वो ब्रिटिश का एक बनाया गया एक बोल सकते हैं एक बॉडी था, क्योंकि कॉमनवेल्थ उसको ब्रिटिश बोलती थी। ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ पर अपना कॉलोनियल सेटअप किया था, जहाँ जहाँ पर उसने अपने साम्राज्य को फैलाया था, जो मतलब बोल सकते हैं एक औपनिवेशिक ब्रिटिश का जहाँ साम्राज्य था, जिसको आप बोल सकते हैं कॉलोनियल रूल्स था, उस उतने सारे कंट्री को उसने क्या किया था, उस कॉमनवेल्थ में आपको डाल दिया था, उससे मेंबर आपको बना दिया था। तो मतलब इंडिया मतलब जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि मैं इसमें आप मतलब ब्रिटिश के दबाव से या किसी बाहरी के दबाव से मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मेरा एक अपना मतलब कि देश का एक अपना डिसीजन है कि हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मेरा जब मन होगा तब हम ये मतलब ये जो ग्रुप है, कॉमनवेल्थ का जो ग्रुप है, उससे हम बाहर हो जाएंगे। तो ये किसी तरह का कोई दबाव नहीं, हम एक सॉवरन कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक कंट्री है। तो ये चीज़ उनका कहना था। तो वही 25 ईयर्स ऑफ उसका मतलब कि अभी बोल सकते हैं मनाया गया है। तो मेंबर देखे थे वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ 56 कंट्रीज, इसमें इंडिया भी है, मेनली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी जितने भी थे वो से बनाए गए थे। डेमोक्रेसी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर बात किया जाता है। 1926 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फॉर्म्ड इंपीरियल कॉन्फ्रेंस बनाया था। फिर 1947 में इंडिया रिमेंड ए मेंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद मेंबर बना। फिर 1949 में लंदन डिक्लेरेशन हुआ जिसमें रिपब्लिक था, जिसमें मॉडर्न कॉमनवेल्थ इसको बनाया गया। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना है नहीं, ये याद रखना है कि इसका 75 साल हो गया आपको। तो 2 साल में इसका यहाँ पर देख सकते हैं मैम कुछ कुछ मीटिंग सब साथ चीज होता है जिसमें कि आपको ट्रेड, कॉमर्स, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में बात किया जाता है। इंडिया रिलेशंस देखिए कॉमनवेल्थ में तो लार्जेस्ट मेंबर है इंडिया। इंडिया की बात करें तो रिप्रेजेंट 60% ऑफ द कॉमनवेल्थ टोटल पॉपुलेशन। तो इंडिया जो बोलते हैं 60% जो पूरा पॉपुलेशन कॉमनवेल्थ का, उसमें इंडिया ही उसका मेंबर है, लार्जेस्ट मेंबर माना जाता है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कॉमनवेल्थ। तो मतलब कंट्रीब्यूटर में क्या, सबसे ज़्यादा फंडिंग इंडिया के द्वारा चौथा नंबर पर किया जाता है। होस्टेड इवेंट देखें तो CHO गेम, कॉमनवेल्थ का जो गेम्स है वो 93 में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में भी हुआ था न्यू दिल्ली में, जिसमें बहुत सारा घोटाला की बात की गई थी। कॉमनवेल्थ सब विंडो देखे तो स्टैब्लिश अंडर द इंडिया UN डेवलपमेंट फंड के द्वारा स्टैब्लिश किया था। $50 मिलियन 5 साल में बोला था खर्च किया जाएगा। डिसीजन जो होता है कंसेंसस के द्वारा लिया जाता है, सबका मेंबर का वोटिंग राइट इक्वल होता है। हेड ऑफ कॉमनवेल्थ जो होता है वो मेंबर्स के द्वारा चूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैसे किंग चार्ल्स हो गए, ये हेड ऑफ द स्टेट है 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के। और देखते यूके के, आप जानते हैं कि वहाँ के मतलब ब्रिटिश, वहाँ पर मोनार्कियल डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मोनार्की होता है, जो है कि हेरिडेटरी एक राइट्स है, हेरिडेटरी रूल चलता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखें तो जैसे बारबाडोस द लास्ट टू रिमूव द यूके मोनार्क्स एज इट्स हेड स्टेट इन 2021। तो मतलब अभी बारबाडोस का जो मेंबर था, जो वहाँ का बोल सकते हैं कि जो अ, अ, वहाँ का जो मतलब रूलर था, या बोल सकते हैं बारबाडोस बोला जाता है, तो लास्ट टू रिमूव द यूके मोनार्क एज इट्स हेड ऑफ स्टेट। तो बारबाडोस ने रिमूव किया। बारबाडोस के जो मेंबर थे, जो वहाँ के मेन हेड थे, वही यहाँ पर इसको संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बहुत सारे कॉमनवेल्थ का मतलब इनिशिएटिव्स है, इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब में कॉमनवेल्थ दिया गया तो आप समझ सकते हैं कॉमनवेल्थ का ही होगा। तो जो इंपॉर्टेंट वही आपको पढ़ना है। अगला हमारा क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको आप सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सार्क, सार्क बोला जाता है इसको। ये पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो RBI ने क्या किया, अनाउंस किया कि सार्क करेंसी स्वाइप फ्रेमवर्क हम शुरू करेंगे, जिससे मतलब कि जो करेंसी का स्वाइप है, या करेंसी का बोल सकते हैं कि जो आदान प्रदान हो गया, या किसी तरह का जो हम जैसे UPI यूज करते हैं, इस तरह क्या है कि मतलब किसी तरह से हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़े, किसी तरह से अलग हमें फी नहीं पे करना पड़े, तो उसी को स्वैप एग्रीमेंट बोलते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे देश के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा रहा है, कोई मेडिकल के लिए आप जा रहे हैं,
किसी टूरिज्म के लिए आप जा रहे हैं तो किसी तरह का आपको टैक्स नहीं पड़ रहा है, आप मतलब इंडियन रुपीज़ में भी आप पे कर सकते हैं। उसको एक स्वैप एग्रीमेंट बोला जाता है, जो आरबीआई द्वारा यहाँ पर मेनली अभी क्या किया गया, शुरू किया गया। अगला देखें यहाँ पर, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है सार का दोस्तों, ये कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। सभी लोग जानते हैं काठमांडू नेपाल में। अभी नेपाल का हालत बहुत खराब था, लेकिन फिर जाके अभी स्टेबल हो गया है। वो मतलब जैनजेट था, उसका पूरा वो एक आंदोलन था जिसमें सरकार को उसने उलट फिर मतलब मौत बोलते उखाड़ फेंक दिया। फिर अभी नया सरकार वहाँ पर बनने वाला, डेमो फिर इलेक्शन होने वाला। तो देख सकते हैं आज के समय युवा के पास कितना ताकत हो गया। तो मतलब ये जो सोशल जो बोल सकते हैं, एक सोसाइटी में एक बोल सकते हैं जो सोशल मीडिया का जो युग है, या डिजिटल का जो युग है, इसमें आप अगर काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कोई भी नेता आ रहे हैं युवा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनको बेरोजगार रख रहे हैं, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस तरह से आज के समय में बहुत सारे गवर्नमेंट आप चीज़ से डरते हैं, इसलिए युवा को आपको ध्यान में रख के सारा चीज़ को करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ भी हमारा अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो बेरोजगारी दर जैसे बढ़ेगा तो लोग मतलब बेरोजगार होंगे, तो वो इसी इसी सब के आंदोलन में, आगजनी में, हड़ताल में, इसी सब में वो विश्वास करेंगे, क्योंकि उनके पास आप उनको काम में नहीं देंगे तो उनका दिमाग फिर क्या करेगा। उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के लिए उनको सब चीज़ मिल रहा है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, उनको बेरोजगार रखा जा रहा है, तो फिर ये चीज़ सोचना पड़ेगा। तो आज के देश बोल सकते हैं कंट्री में, आज के समय में युग जो देश में या किसी पूरा विश्व में ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, यहाँ पर ये सब चीज़ ज़्यादा होता है, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो। तो सेक्रेटेरिएट का कहाँ, काठमांडू नेपाल में है। अगर सार्क की बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में हुआ था, सार्क चार्टर ढाका के कारण, उसी का ढाका के मतलब उसी के अंतर्गत हुआ था ये। फिर मेंबरशिप देखें तो इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो ये सारे मेंबर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर हैं इसके। ये 9 कंट्रीज यहाँ पर बोला जा रहा है। ऑब्जेक्टिव स्टेटस 9 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलियन, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्टिव स्टेटस या बोल सकते हैं ऑब्जर्वेटरी स्टेटस दिया गया, लेकिन मेंबरशिप आपको 8 ही यहाँ पर है, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो ये 8 मेंबर है। अगर सार की बात करें तो डिसीजन जितना भी लेवल्स पर होता है वो आपको बेसिस ऑफ अनएनिमिटी, मतलब बायलेटरल एंड कंटेंशियस इश्यूज होता है वो भी एक्सक्लूड किया जाता है। डेलिब्रेशन मतलब एक शब्द बोल सकते हैं, सार का जो मीटिंग होता है उसमें सबको इक्वल राइट वोटिंग दिया जाता है, चर्चा किया जाता है, सार के जितने भी मेंबर्स ग्रुप कंट्रीज हैं, क्या ट्रेड होगा क्या नहीं होगा, वो सब सारा चीज़ में दिया जाता है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि बहुत सारे जैसे जो जो इसमें मेंबर कंट्री, उसमें आप देख रहे हैं देश में किसी तरह का भूचाल हो रहा है, कभी सरकार चेंज हो जा रहा है, कभी सरकार पलट जा रहा है, अनस्टेबल है रीजन। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये डिसफंक्शनल हो गया 2016 से। अभी हमारे देश के भी जो मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ के भी जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं जाते मीटिंग करने, क्योंकि किसी तरह का इसमें जो मीटिंग भी हो रहा है, किसी तरह का फ्रेमवर्क निकल कर आ रहा है, एमओयू साइन हो रहा है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव ही में मतलब कोई पॉलिसी नहीं बन पा रहा है, समझ रहे हैं ना। उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए ना। रोड मैप आप तैयार कर दिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए, उसको मान ही नहीं रहे, तो फिर फायदा क्या है। इसलिए कंट्री आप बाइकआउट ही कर देती है इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन से। फिर भी ये न्यूज़ में रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला देखें यहाँ पर क्या दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बीमस्टेक बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से कंट्री बीमस्टेक के मेंबर नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन था, हमने चर्चा किया था हमारे प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने यूबीपीसीएस का जो पूरा क्वेश्चन था डिस्कस किया। उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों, उसको देख के आपको पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, पूछा कुछ जा रहा है, ये नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वही से क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो सिलेबस जो है, सिलेबस को आप ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम आपसे जरूर निकलेगा, आप जरूर क्वालिफाई होंगे, जरूर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह से आप सोचिएगा कि अरे यार क्या पढ़े हैं, कहाँ से पूछ देगी, नहीं पूछ देगी, तो वो ख्वाब में, वो मतलब कि एक बोल सकते हैं रूमानी कल्पनाएं बनाइएगा, ये अनरियलिस्टिक जिसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, तो वो फिर नहीं हो पाएगा उससे, समझ रहे हैं ना। सिलेबस कोई बाहर से नहीं होता, जो सिलेबस आपको दिया जाता है एग्जामिनर द्वारा या बोर्ड द्वारा सेटअप किया जाता है, वहीं से पूछा जाता है। आप पढ़े हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, नहीं पढ़े तो फिर आपको वही लगेगा जय माता दी करके आ गए हैं, जो मतलब मन है सो मार के आ गए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, समझ रहे ना। तो एग्जाम है, भीड़ ज़्यादा है, आपको ऐसा नहीं। पहले क्या होता था दोस्तों कि आप अनठकानी शॉट मार देते थे, मतलब तुक्का लगा के चलाते थे, सही, क्योंकि उस समय कंपटीशन कम होता था। कंपटीशन कम होता तो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, मतलब हल्का फुल्का पढ़ाई की एग्जाम देने चल गए। मतलब पहले क्या था, अरे भर दो ना, 5 को 10 को फॉर्म भर दो ना, किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा, ये होता था। लेकिन अब वो नहीं है, अब एक एक फॉर्म के लिए फाइट होता है,
सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए तैयारी करते हैं, स्पेशल स्पेशल बैच निकाला जाता है। आप देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग ने शुरू किया, एसआई का बैच अलग है, सीजीएल का बैच अलग है, तो लोग स्पेशल बैच लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो फोकस कीजिए थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना। ये मतलब कि भगवान भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ पर आपको यहाँ पर गौर करना पड़ेगा। चलिए, तो ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से नौकरी कीजिए, देश का भलाई होगा, समाज का भलाई होगा, आपका भलाई होगा। फिर अगर देखें बीमस्टेक के बारे में, तो बीमस्टेक एक्वायर्स लीगल पर्सनैलिटी आफ्टर बीमस्टेक चार्टर कम्स इनटू फोर्स। तो इसका सेक्रेटरिएट याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको, ढाका बांग्लादेश में इसका क्या है, सेक्रेटरिएट हेडक्वार्टर है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर देखें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो स्थापना 1997 में किया था, जिसमें बैंकॉक डिक्लेरेशन के जो साइन किया गया था उसके अंतर्गत, उसके अंदर में इसको स्थापना किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका मेंबर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको मेंबर्स याद करने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। आप ऐसे याद कीजिए, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, एम से म्यांमार, टी से थाईलैंड। तो ये कंट्री आपको हरदम याद रहेगा, 5 कंट्री है। तो ये BIMST तो याद है, ई इकोनॉमिक ऑपरेशन आपको, चलिए फुल फॉर्म याद रखना, लेकिन ये ट्रिक है एक तरह से, ये पहले इसी के नाम से जाना जाता था, ये क्यों इसी बनाएगा, बाद में इसको चेंज किया गया क्योंकि और कंट्री जब इसमें जुड़ गया। और लास्ट में जो 2 कंट्री ज्वाइन किया वो है नेपाल और भूटान। हो गया, मामला खत्म, इससे ज़्यादा कोई याद ही नहीं करना है, यही पूछा गया था एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, स्टेबिलिटी को बनाए रखना, जितने बंगाल रीजन है, बे ऑफ बंगाल का रीजन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अदर फैक्ट देखते थे तो बीमस्टेक का मास्टर प्लान आपको ट्रांसपोर्ट का, बीमस्टेक का प्रिंसिपल क्या है, ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आज के समय में जितने भी जो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल इन्वायरमेंट पर, या बोल सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी पर, पीस पर, सिक्योरिटी पर, इंटरनेशनल पीस पर, ये सब सारे चीज़ पर लोग फोकस करते हैं। तो ये आपको उतना ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं, तो वो मतलब फैक्टर सबका जो काम होता है वो सबका समान ही होता है। फिर से वीडियो स्टक हो गया, क्या हो रहा है आज।